Hello and welcome to our channel. This is video number 15 of most important JEE Main PYQ series. In this we'll do complex numbers. I hope you are ready with your notebook and pen. Please like the video and start your class. So here definition of complex number is not there. We are directly starting with modulus. What is modulus? Just one definition, one sentence definition for modulus, that is distance from origin. As all of you knows that complex number is an ordered pair, right? So its distance from origin, if it is an ordered pair, we can consider or we can handle it as a point. Therefore its distance from origin we can calculate easily, that is equals to root x square plus y square. So what is modulus? Distance from origin. Keep this in mind. If you have something like this, mod of z equals to r, mod of z equals to r means all those complex numbers whose distance from origin, जिसका origin से distance r के equal है, right? तो origin से distance constant है, r is a constant, r is a constant. तो all those points जिनका origin से distance constant है, it means those points must lie on a circle with center origin and radius r. If we shift the origin to some other point z1, if we shift the origin to some other point z1, ये z1 है. Now in second remark, what is meaning of this? This z is z all those points such that its distance from fixed point z1 is r. यानी कि z वो सभी पॉइंट है जिसका डिस्टेंस z1 से r के इक्वल है. तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा? वी विल गेट अ सर्कल विद सेंटर z1. ध्यान रखना ये z माइनस z1 है, तो जब भी आप सर्कल की इक्वेशन इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखोगे, इस वाली फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, तो माइनस जरूर क्रिएट करना है. तो in this particular case, center will be z1 and radius will be r. Okay, if we are using radius as r as radius, it means r must be positive. तो डायग्रामेटिकली हम ऐसे देख सकते हैं कि ये एक z पॉइंट है जिसका डिस्टेंस z1 से r है. z वेरिएबल पॉइंट है, यानी कि z इस सर्कल पे मूव करता रहेगा. ओके, तो ये दो चीजें आप ध्यान रखना. और ध्यान रखना मॉड्यूलस का मतलब हमेशा क्या है? डिस्टेंस. अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज z1 माइनस z2 mod, this means distance between points, because complex number is a point. This means distance between points z1 and z2. ठीक है, z1 भी एक पॉइंट है, z2 भी एक पॉइंट है. mod of z1 माइनस z2 ये इनका डिस्टेंस है, राइट? तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे. जेई मेन में स्पेशली इस कॉन्सेप्ट पे आपको खूब सारे क्वेश्चंस मिलेंगे. ऑलमोस्ट हर पेपर में मॉड्यूलस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आ रहा है, विच व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इन फ्रॉम पीवाईक्यूज. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए. ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉड्यूलस पता होना चाहिए. नेक्स्ट, कॉन्जुगेट. हाउ टू कैलकुलेट कॉन्जुगेट? सपोज z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y. अगर हमें इसे कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट चाहिए, तो आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो, तो आपके पास कॉन्जुगेट आ जाएगा. ओके, ध्यान रखना अगर आपके पास एक प्योरली रियल नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट का मतलब हुआ एज इट इज. प्योरली रियल नंबर का कॉन्जुगेट सेम, और प्योरली इमेजिनरी नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा? नेगेटिव ऑफ नंबर हो जाएगा. ठीक है, ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट इज what? It is image in x-axis. It is image in x-axis. Okay, अगर z ये है तो z कॉन्जुगेट इमेज इन x-axis. यहां मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं आप लोग सही जवाब कर पाते हैं कि नहीं. अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि उसके लिए आर्ग्यूमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, तो एक बार आर्ग्यूमेंट डिफाइन करते हैं, देन I'll ask that question. So this is geometrical meaning of conjugate. Next, third definition is argument, right? Third definition is argument. Argument, suppose this is
argand plane and this is real axis or x axis, this is y axis और imaginary axis. मान लो को हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है p पॉइंट उसे रिप्रेजेंट कर रहा है. कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है, यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है तो उसे हम x कोमा y लिख सकते हैं. आर्ग्यूमेंट का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x के साथ जो एंगल OP वेक्टर बनाएगा उसे हम बोलेंगे आर्ग्यूमेंट. अब इसमें आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है, क्या हो सकता है? आप कहोगे सर ये थीटा है, मैं इसे 2 पाई प्लस थीटा भी तो लिख सकता हूं. हाँ लिख सकते हैं. इसी को हम 2 पाई माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं. ये देखो, ये जो ग्रीन वाला है ये 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस थीटा है, लिख सकते हैं. हाँ लिख सकते हैं. इसीलिए एक टर्म हम आर्ग्यूमेंट के लिए यूज करेंगे, दैट इज जनरल आर्ग्यूमेंट. जनरल आर्ग्यूमेंट का मतलब ये हुआ कि आप एक बार थीटा कैलकुलेट करो, राइट? थीटा कैलकुलेट करो, उसके बाद उसमें 2n पाई ऐड कर दो. अब आप जैसे मर्जी घुमाते रहो, n को 1 लो, 2 लो, 3 लो, -1 2 कुछ 3 कुछ भी लो, अल्टीमेटली पोजीशन सेम आएगी, यही ओपी. लेकिन जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज हैं वो खूब सारी आ जाएंगी. अब अगर हमें आर्ग्यूमेंट की यूनिक वैल्यू लिखनी है तो हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट डिफाइन करते हैं. प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का ये मतलब हुआ कि अगर हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z को -पाई से पाई के बीच में रखें तो जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आएगी दैट इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को समझने के लिए और कंफ्यूजन से बचने के लिए यहाँ मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए हैं कि अगर आपके पास आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए, आपको उसकी लोकेशन पता है किस क्वाड्रेंट में है, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करना है वो इन चारों डायग्राम से आप सीख सकते हो. जैसे फर्स्ट वाले केस में, if complex number is in first quadrant, then directly you can say argument of z is tan inverse y upon x. In second quadrant, pi minus tan inverse y upon x, right? Pi minus tan inverse y upon x, and this y upon x should be in modulus. Third में क्या होगा? In third, minus pi plus tan inverse y upon x modulus में होगा, और फोर्थ में tan inverse y upon x. इनफैक्ट फोर्थ में होगा माइनस tan inverse mod of y upon x. डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप फोर्थ में तो tan inverse y upon x. लेकिन मॉड्यूलस लगाकर मैंने क्या किया कि आप एक बार चेक करो कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, उसके बाद आप इन चारों में से कोई भी चीज अप्लाई करके आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट कर सकते हो. अगर आप जनरल आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करना चाहते हो तो भी आप पहले प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट कर लो और फिर उसमें 2n पाई ऐड कर दो. ठीक है, तो आप देख लो चारों डायग्राम. फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है, एंड फोर्थ में क्या करना है. मॉड्यूलस लगाना है मत भूलना. फर्स्ट में क्यों नहीं लगाया? एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव है. ठीक है, चलो. ओके, यस, हाँ. आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों से एक ट्रू फॉल्स या फिर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछने वाला हूं आफ्टर डिफाइनिंग आर्ग्यूमेंट. वो क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, कैपिटल यहां पर लिख रहा हूं मैं, आर्ग्यूमेंट मीन्स प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट किया जाए तो व्हाट इज पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस? 5 सेकंड का टाइम. 1 2 3 4 5. ओके, most of the students will get 0, but possible value may be 2 pi also. Counter example, take z equals to -1. If z is -1, z conjugate is -1, right? What is argument of z, principal argument of z? That is pi. So pi plus pi, 2 pi. So keep this in mind that argument of z plus argument of z conjugate may be 2 pi as well if z is negative real number. Okay, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वेरियस फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन. सबसे पहले तो क्रूड फॉर्म या फिर एल्जेब्राइक फॉर्म जो यूजुअली हम यूज करते हैं. इफ वी आर
रिप्रेजेंटिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर एज z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। तो इसका ये मतलब हुआ, मतलब दिस फॉर्म इज कॉल्ड एल्जेब्राइक फॉर्म। कहाँ अधिकतर यूज होती है? रिमार्क में लिखा हुआ है कि जब भी हमें लोकस प्रॉब्लम सोल्व करनी है, तो उस पर्टिकुलर केस में ये वाली फॉर्म काफी उपयोगी सिद्ध होगी। इट विल बी बेनिफिशियल, ये वाली फॉर्म वहां यूज करनी है। इनफैक्ट अगर मान लो एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दी हुई है, लेकिन आपको नहीं पता कैसे उसे सॉर्ट आउट करना है, कैसे सिंप्लीफाई करना है, तो जब भी कोई कोऑर्डिनेट का, जब भी कोई ज्योमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कॉम्प्लेक्स में, तो आप z को x प्लस आयोटा y मानकर सिंप्लीफाई करें तो क्वेश्चन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक सेंटेंस दिमाग में रख लें, कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा ज्योमेट्री का। ओके, तो आप ध्यान, जैसे जैसे ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया कि लोकस रिप्रेजेंटेड बाय रियल 1/z लेस देन हाफ। तो मैंने क्या कहा था, आप z को किससे रिप्लेस कर दो? x प्लस आयोटा y से। तो 1/z का मतलब क्या हुआ? और आपको पता है कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, तो उसे आप रेशनलाइज करेंगे। जब आप रेशनलाइज करेंगे इसे, जब आप रेशनलाइज करेंगे इसे, तो आपके पास 1/z की वैल्यू आ जाएगी x माइनस आयोटा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ, अब देखो हमें तो लोकस चाहिए, क्या व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज रियल 1/z, रियल 1/z इज लेस देन हाफ। तो व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ 1/z? x अपॉन x square plus y square less than half, which implies we are getting x square plus y square minus 2x greater than 0. This is a circle. It means the region which we are getting, that is outside of circle. ठीक है, जो रीजन हमारे पास है वो आउटसाइड ऑफ सर्कल होगा। तो ऐसे लोकस प्रॉब्लम कभी भी आए तो आप किस फॉर्म का यूज करें? आप एल्जेब्राइक फॉर्म का यूज करें। पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें इस चीज को, यहां आए पोलर, जैसे कार्टेशियन फॉर्म में, जैसे कार्टेशियन फॉर्म में दो वेरिएबल्स होते हैं x एंड y, पोलर फॉर्म में दो वेरिएबल्स होते हैं r एंड थीटा। अच्छा, यहां लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहां तो r फिक्स होगा। मान लो ये z है, ठीक है, मान लो ये z है, p पॉइंट z x y। आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये आप इसे क्या ले लें? थीटा ले लें। ठीक है, ओ पी, ये डिस्टेंस को आर मान लें, लिख सकते हैं यहाँ की आर की वैल्यू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ओके, अब x अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज x, तो आप कहेंगे r cos थीटा। व्हाट इज y? दैट इज r sin थीटा। ऑलराइट, इसका ये मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि x प्लस आयोटा y को लिखा जा सकता है r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, वेयर थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z, वेयर थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z। So this is polar form of complex. This is how we can convert a complex number in polar form. कहाँ ये यूज होती है? जब भी इनइक्वालिटीज हमें यूज करनी होती है, जब भी इनइक्वालिटीज प्रूव करनी होती हैं, तो हम इस फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी आपको प्रूव करनी है या और कोई इनइक्वालिटी प्रूव करनी है जो क्वेश्चन में पूछी गई है, तो ये फॉर्म मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बेनिफिट देगी, आपको आपकी हेल्प करेगी। नेक्स्ट इज यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म में बस इतना समझ लो कि पोलर फॉर्म में जो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, उसे मैंने ई आयोटा थीटा मान लिया, राइट, उसे हम लोगों ने लिख दिया ई आयोटा थीटा। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी प्रेजेंटेशन क्या बन गई? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिख सकते हैं r टाइम्स ई आयोटा थीटा, r टाइम्स ई आयोटा थीटा। कहाँ यूज होता है? जहां पर मोड ऑफ z दिया हो, मतलब ऐसे क्वेश्चन होगा कि z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर हुज मॉडुलस इज 2, और z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर हुज मॉडुलस इज यूनिटी, राइट। उन केसेस में ये बेटर रहता है कि आप z को ई आयोटा मान लो
और आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये इसका यूज है कि जब भी आपको mod ऑफ z की वैल्यू दी होगी तो आप इस फॉर्म को यूज करके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। वेक्टोरियल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है। जैसा कि आपको पता है कि z एक पॉइंट है। पॉइंट का मतलब ये एक पोजीशन वेक्टर है। z एक क्या है? पोजीशन वेक्टर है, राइट। मान लो z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। a पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहा है z1 से, b पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहा है z2 से। तो ए बी वेक्टर को हम क्या लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। अगर आपको ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड ऑफ z2 माइनस z1। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ पोजीशन वेक्टर भी यूज कर सकते हैं। एक बार ये पोजीशन वेक्टर बन गया तो वेक्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में यूज कर सकते हैं। जैसा यहाँ पर एडिशन लो मैंने लिखा हुआ है, पैरेललोग्राम लो। देखो ये पॉइंट है, मान लो A रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, ये पॉइंट है B रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, ये O और ये C। अब अगर आप वेक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट लगाएं तो आप लिख सकते हैं ना कि OC वेक्टर इज इक्वल्स टू OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर, राइट। तो OA वेक्टर क्या है? OA वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस ओरिजिन दैट इज Z1 प्लस OB वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस O दैट इज Z2, यानी कि OC वेक्टर इज Z1 प्लस Z2। आप जो भी प्रॉपर्टीज हमें पता है वेक्टर्स की वो सारी यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है। जब हम रोटेशन थ्योरम सीखेंगे वहां भी हम मोस्ट ऑफ द टाइम वेक्टर्स की हेल्प से ही वो वाली थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्म आपको आनी चाहिए अच्छे से, इनफैक्ट सारी आनी चाहिए, पर ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है तो ये आप अच्छे से समझें। चलिए नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। सारी प्रॉपर्टीज नहीं लिख रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, सभी प्रॉपर्टीज यहां नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और ये तो ना मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसका कैसे इसे ध्यान रखना है कि कहाँ लगेगी, ये कैसे याद रखना है, सुनो। और ये काम करेगा जब आप करोगे, क्वेश्चन करते रहोगे तो ये कॉन्सेप्ट काम करेगा जो मैं आपको बोलने वाला हूँ। वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी क्वेश्चन में मॉडुलस आ जाए, मॉडुलस कुछ भी हो, यहाँ बड़ा सा एक्सप्रेशन मॉडुलस मिस्टर बैड यहाँ पर हैं, उनका मॉडुलस आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो क्या करो आप उस मॉडुलस को लिख लो रूट मॉडुलस स्क्वायर और ये प्रॉपर्टी लगा दो। मोस्ट ऑफ द टाइम काम करेगी। मॉड का स्क्वायर कभी भी आ जाए तो आप उसे लिखोगे जेड जेड कॉन्जुगेट, ये चीज काम करेगी। जैसे वेक्टर्स में अगर मॉड कभी आ जाए तो उस वेक्टर को लिखते हैं रूट वेक्टर डॉट वेक्टर, वो काम करता है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स में, इसलिए ये लिखी हुई है, ट्रिपल स्टार लगाया हुआ है इसलिए, ठीक है। अब जैसे सेकंड वाली प्रॉपर्टी जो है, इसमें मॉड स्क्वायर, आप कहोगे सर इसमें मॉड स्क्वायर आ गया, क्या इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी लग सकती है? बिल्कुल। z1 प्लस z2 होल स्क्वायर को आप लिखेंगे z1 प्लस z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई दोस टू, राइट। सिमिलरली फॉर दिस यू विल गेट व्हाट इज रिटन ऑन राइट साइड। और इसका एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी है। क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है? दिस मीनिंग और दिस थ्योरम और दिस रिजल्ट we have done in 9th or 10th class, I think. What is that? कि sum of square of sides of a parallelogram, sum of square of sides of a parallelogram is same as sum of square of diagonals, sum of square of diagonals। तो sum of square of diagonals, जैसे हम मान के चलते हैं कि ये ओरिजिन है, ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z1 प्लस Z2, ओके। Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर का मतलब ये हुआ डायगोनल ओ ए बी डायगोनल ओ सी होल स्क्वायर। Z1 माइनस Z2 का मतलब हुआ डायगोनल ए बी होल स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स हो गया यहां पर ये, ठीक है।
Z1 मॉड Z1 स्क्वायर का मतलब हुआ OA होल स्क्वायर, मॉड Z2 स्क्वायर का मतलब हुआ AC होल स्क्वायर, ट्वाइस लगा है यानी कि OA 2 बार ऐड हो रहा है, इट मींस OA स्क्वायर BC स्क्वायर AC स्क्वायर OB स्क्वायर, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ये भी आपको एकदम घोट लेनी है। क्या है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 हमेशा छोटा होगा मॉड ऑफ Z1, बीच में अगर प्लस आ गया तो वो हमेशा बड़ा हो गया। ठीक है, सेपरेट मॉडुलस बीच में प्लस यानी कि वो बड़ा नंबर है, सेपरेट मॉडुलस बीच में माइनस यानी कि वो छोटा नंबर है। ये मॉडुलस लगाना मत भूलें, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2 जो है वो पॉजिटिव ही नंबर है ना। तो अगर Z1 का मैग्नीट्यूड, Z1 का मॉडुलस कम हो गया Z2 के मॉडुलस से तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इस वजह से ये वाला मॉड आप जरूर लगाएं। ठीक है, अब यहां मैं एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि यहां पर प्लस माइनस 2 हैं, राइट। अगर मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं प्लस का साइन लेकर, ये जो ग्रीन में रिजल्ट लिखा है इसमें प्लस Z1 प्लस Z2 यूज हुए हैं। अगर आपको सेम रिजल्ट ड्राइव करना है या फिर बनाना है Z1 माइनस Z2 से, तो आप उसे ऐसे लिखें Z1 प्लस माइनस Z2। ठीक है, और माइनस Z2 को आप Z2 डैश लिख लें और सेम रिजल्ट लगा दें, आपके पास आ जाएगा। और ये रिजल्ट है क्या, रिजल्ट सिर्फ इक्वालिटी को लेकर है कि अगर मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 इक्वल होगा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ओरिजिन, राइट, Z1 ओके एंड Z2 कोलिनियर होंगे, लेकिन Z1 Z2 ओरिजिन के आइदर साइड पे होंगे, ऑपोजिट साइड पे होंगे। और प्लस वाली इक्वालिटी तभी पॉसिबल होगी जब ओरिजिन, ठीक है, जब ओरिजिन Z1 एंड Z2 ये तीनों कोलिनियर होंगे, लेकिन Z1 Z2 जो हैं वो Z1 Z2 वो एक ही साइड पे होने चाहिए ओरिजिन के। कई बार डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सिर्फ इतना पूछ लिया जाता है कि मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 इक्वल्स टू होल मॉड Z1 Z2। दिस इंप्लाइज A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन। तो आपको तो रिजल्ट पता ही है, तो कौन सी ऑप्शन आएगी, जैसे जो भी ऑप्शन होंगी उनमें से सिलेक्ट कर ले। कौन सी वाली ऑप्शन, O Z1 Z2 are collinear. Second thing, Z1 Z2 lies either side of origin. Is it fine? ठीक है, नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी वैसी होती हैं जैसी लॉग की होती हैं। ओके, एम्पलीट्यूड, अच्छा मैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को यहाँ एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2 इज एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 प्लस 2k पाई। k क्या है, कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है, देखो एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 Z2 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो माइनस पाई से पाई के बीच में रहेगा। ठीक है, तो राइट साइड भी माइनस पाई से पाई के बीच में रहेगा। मान लो इन दोनों की वैल्यू 2 पाई को क्रॉस कर गई, इन दोनों की वैल्यू एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 अगर पाई को क्रॉस कर गई तो k की कोई नेगेटिव वैल्यू रख के उसे एडजस्ट करना है माइनस पाई से पाई के बीच में, तो इसलिए ये 2k पाई यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात आप समझो। तो तीनों में ये 2k पाई लिखा है, रीजन सेम है तीनों के लिए कि अगर वैल्यू बढ़ जाए, अगर वैल्यू बड़ी हो जाए तो आपको क्या करना है। ओके, तो ये रीजन है। आगे रोटेशन थ्योरम इम्पोर्टेंट है और इसे हम कॉनीज मेथड भी बोलते हैं या कॉनीज थ्योरम भी बोलते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉनीज थ्योरम। ये स्टूडेंट्स को टफ लगती है, मुझे समझ नहीं आता क्यों, क्योंकि ये है इजी, वेक्टर्स का सिंपल सी वेक्टर की एप्लीकेशन है। ठीक है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इस एक डायग्राम में सब कुछ छुपा हुआ है, बस थोड़ा सा सिस्टमेटिक रहें। ऐसा कई कई बार क्या होता है कि हमारे पास रिजल्ट एक होता है, उसके उसके जो कंक्लूजन्स होते हैं वो अनेक होते हैं, तो हम
कंक्लूजन्स, बेसिकली हम कंक्लूजन्स मग करते रहते हैं, तो 10-15 अगर कंक्लूजन्स हैं तो 10-15 जो रिजल्ट्स हैं वो हम मग कर लेंगे, उनमें भी कोई ना कोई एक्सेप्शन आ जाता है, तो इस वजह से चीजें हमें टफ लगती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपनी चीजों को जो आप याद करते हैं, कॉन्सेप्ट्स जो भी आप सीखते हैं, उन्हें बिल्कुल सिंपल रखें। जैसे रोटेशन थ्योरम यहाँ सीखते हैं, रोटेशन थ्योरम मतलब कैसे याद रखना है आपको, आप डायरेक्ट देखो यहाँ पर, हमेशा जब भी हमें रोटेट करना है वेक्टर को, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। एंटी क्लॉकवाइज जो है वो उसकी करेक्ट रोटेशन है। अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ध्यान रखना उस केस में एंगल नेगेटिव होगा। ओके, तो देखो इस केस में आप देखो, एंटी क्लॉकवाइज अगर हम घूमते हैं तो फाइनल वेक्टर कौन सा है, AC, तो मैंने लिख दिया AC, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। अगर हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो आप चेक कर सकते हैं, यहां पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोग यहाँ यूनिट वेक्टर यूज कर रहे हैं, हम लोग यहाँ यूनिट वेक्टर यूज कर रहे हैं, ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है। अब सुनो, एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर फाइनल पोजीशन AC है, तो हम लिखेंगे AC कैप, दिस इज फाइनल पोजीशन, इज इक्वल्स टू किस वेक्टर को घुमाया गया, AB कैप, कितना घुमाया गया, थीटा, E आयोटा थीटा। अब कहीं भी आ जाए यही चीज यूज होनी है और इसी से हर क्वेश्चन सोल्व होंगे। और एक बात ध्यान रखना, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ना कुछ ऐसा आ जाए कि एंगल बिटवीन AB एंड AC इज थीटा, तो आप समझ जाओ रोटेशन थ्योरम लगने वाली है। या फिर ऐसा आ जाए कि एक आदमी इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, देन ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इस टाइप का कुछ आ जाए तो इसका मतलब वो एंगल दे रहे हैं, इट मींस रोटेशन थ्योरम यूज होगी। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो हमें थीटा पॉजिटिव लेना होगा, ध्यान रखना। अगर आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो थीटा नेगेटिव। कोशिश यही करो कि जब भी आप रोटेशन थ्योरम लगाते हो तो फाइनल वेक्टर, यानी कि जिसे इक्वेट कर रहे हो, वो वाला वेक्टर लिखो जो एंटी क्लॉकवाइज कर रोटेट होने पर फाइनल वेक्टर बनता है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है, यहाँ जो लिखा हुआ है वो यही छोटी सी बात है। AC कैप का मतलब क्या हुआ, आप चेक कर सकते हैं, Z3 पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब इसे भी कई लोग रटते रहते हैं कि ये कॉनिज मेथड है, रट लो, रटने की जरूरत नहीं है, समझ लो भाई क्या है, खत्म हो जाएगा, है ना। आ जाओ अब अगले क्वेश्चन पे। यहाँ ये सिर्फ आपको अभी तो यही कहेंगे, एडवांस में ये बड़े अच्छे से हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप रिजल्ट्स इसके याद रख लो कि कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होगी उसे हम उसकी जनरल फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर में अल्फा कॉन्जुगेट Z अल्फा कांस्टेंट होगा, अल्फा कॉन्जुगेट Z अल्फा Z कॉन्जुगेट प्लस बीटा है। ठीक है, और स्लोप का ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है। फिर भी मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, आप भूल गए सब कुछ स्ट्रेट लाइन के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, आपको बस Z को x प्लस आयोटा वाई मानना है। जैसे ही आप Z को x प्लस आयोटा वाई मानोगे ना, तो जो ये इक्वेशन 1 है ये सिंपल इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी, जो आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट में किया है, ax प्लस by प्लस c। ओके, तो अगर आप ये स्लोप और ये सारी चीजें नहीं याद कर पाते, इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं याद कर पाते क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, तो Z को x प्लस आयोटा वाई से रिप्लेस करो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, हर हालत में हो जाएगा। और सेम चीज सर्कल में भी ध्यान रखना। ठीक है, अब कुछ रिजल्ट्स हैं, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन देख लेना, कुछ रिजल्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ज्योमेट्री से हमें समझने। फर्स्ट रिजल्ट है Z माइनस Z1 Z माइनस Z2, Z1 Z2 जो हैं वो फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, यानी कि ये दो फिक्स पॉइंट्स हैं। ठीक है, Z क्या है, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मिलाया। Z क्या है, Z का डिस्टेंस Z1 से और Z का डिस्टेंस Z2 से इक्वल है, यानी कि Z एक नंबर है जिसका डिस्टेंस Z1 और Z2 से इक्वल है। और ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम कर रहे हैं तो हम आर्गेंट प्लेन में कर रहे हैं, XY प्लेन में कर रहे हैं, हम स्पेस में नहीं जा सकते। तो मैं कहीं अगर मिस कर रहा हूं ना, जैसे
अगर मैं पूछता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर z पॉइंट जिसका डिस्टेंस z1 एंड z2 से सेम है, यानी कि प्लेन पे ही पूछ रहा हूं मैं, ओके। तो वो सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस z1 एंड z2 से सेम है, एक तो ऑब्वियसली मिड पॉइंट, और आपको ये पता होगा कि दिस इज डेफिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका ये मतलब हुआ कि z will represent perpendicular bisector of line joining z1 z2, राइट। ऐसे आपको रिलेट करना है, कनेक्ट करना है ज्योमेट्री के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में क्या कह रहे हैं कि z एक ऐसा नंबर है सच दैट sum of its distance from z1 plus distance from z2 is constant। अब याद करो, PA plus PB is constant, इसकी डेफिनेशन है ये इलिप्स की डेफिनेशन है, लेकिन कंडीशन है एक। क्या कंडीशन थी आपको याद होगी? PA plus PB equals to PA plus PB equals to constant, all right, PA plus PB equals to constant, this constant should be greater than AB for ellipse। लेकिन अगर ये कांस्टेंट AB के बराबर हो गया तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आती है। तो यहां भी वैसे ही आपको सोचना है, अगर K1 से बड़ा हुआ तो इसका ये मतलब हुआ PA देखो, मैं Z को लिख रहा हूं P, ठीक है, मैं Z1 को लिख रहा हूं A, मैं Z2 को लिख रहा हूं B। तो Z माइनस Z1 का मतलब हुआ PA, Z माइनस Z2 का मतलब हुआ PB इज इक्वल्स टू K टाइम्स AB। तो अब वो इलिप्स वाला कॉन्सेप्ट लगा लो आप, अगर K1 से बड़ा हुआ तो इलिप्स मिलेगा, अगर K1 के बराबर हुआ तो लाइन सेगमेंट मिलेगी। कौन सी लाइन सेगमेंट? ये बीच वाली, ये Z1, ये Z2। द सेम इन द सिमिलर मैनर डिफरेंस PA माइनस PB, ओके। तो यहां पर हाइपरबोला मिलेगा या फिर इस टाइप की रे, राइट। नेक्स्ट Z1, Z माइनस Z1, Z माइनस Z2 इक्वल्स टू K। अगर K 1 है तो हमारे पास वही केस 1 बन जाएगा, Z माइनस Z1 इक्वल्स टू Z माइनस Z2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा। लेकिन अगर ये 1 नहीं है तो Z एक सर्कल पे लाई करेगा, ओके। 1 नहीं है तो Z एक सर्कल पे लाई करेगा। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, ये बड़े अच्छे से समझो, आर्ग्यूमेंट Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इक्वल्स टू थीटा। सबसे पहले तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इज सेम एज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z2 इक्वल्स टू थीटा। अगर ये कांस्टेंट है तो क्या होता है? स्टार्ट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 से कर रहे हैं, इसे समझें। अब मैं बार बार एक बात आप लोगों को बोल रहा हूं कि वेक्टर नोटेशन आपको बड़े अच्छे से आना चाहिए। वेक्टर नोटेशन अच्छे से आएगा ना तो आप सारी चीजें इजीली कंक्लूड कर पाओगे। क्या कहा इन्होंने? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1, Z माइनस Z2। Z1 को मैंने नाम दिया A, Z2 को मैंने नाम दिया B, और Z को मान लो मैंने नाम दे दिया P, ठीक है, Z को मैंने नाम दे दिया P। यहां पर आर्ग्यूमेंट किस वेक्टर का? ये लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ PA, आर्ग्यूमेंट ऑफ AP वेक्टर माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ BP वेक्टर इज थीटा। केस 1 में वो थीटा पाई बाय 2 है, ठीक है। तो बड़ा आर्ग्यूमेंट किसका है? AP का। यानी कि जब हम रोटेट करेंगे वेक्टर को, फाइनल वेक्टर कौन होना चाहिए? AP। अब देखो मैं दोनों ग्राफ्स बना रहा हूं। मान लो एक तो ये सिचुएशन है, ये P, और दूसरी सिचुएशन हमारे पास ये है, ठीक है, P, ये P, ऑलराइट। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब मुझे बताओ ग्रीन वाला यहां पर वैलिड होगा इसके लिए या फिर रेड वाला? कैसे चेक करोगे? AP ग्रीन वाले केस में देखो, जब हम वेक्टर को रोटेट करते हैं, वेक्टर के सबसे पहले तो वेक्टर्स को क्या बनाओ? कोइनिशियल बनाओ, दोनों की
टेल्स ज्वाइन करो, उसके बाद जब रोटेट करते हैं तो फाइनल किस डायरेक्शन में रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेशन होती है तो फाइनल हमारे पास बीपी आ रहा है, बीपी माइनस एपी 90 आ रहा है यहाँ पर ग्रीन वाली केस में, तो ये नहीं होगा क्योंकि हमें तो पाई बाय 2 चाहिए। इस वाले केस में फिर दोबारा दोनों को को इनिशियल बनाओ। अब आप चेक करो एंटी क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन फाइनल है, कौन सा वेक्टर फाइनली आ रहा है, एपी, यानी कि रेड वाले केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ एपी माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ बीपी पाई बाय 2 है। यस, इसका मतलब ये हुआ कि पाई बाय 2 जब भी होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2, जब भी पाई बाय 2 होगा तो सेमी सर्कल मिलेगा, और सेमी सर्कल ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, वो आपको डायरेक्शन से चेक करना है। सिमिलरली इफ थीटा इज जीरो, इसका मतलब P इज अ पॉइंट, ये A ये B, P इज अ पॉइंट सच दैट PA एंड PB हैविंग सेम डायरेक्शन, PA एंड PB हैविंग सेम डायरेक्शन। मान लो P यहां पर है, ठीक है, क्योंकि ये जो मैंने डार्क किया है ये P की लोकेशन है, यानी कि Z की लोकेशन है। अगर P यहां पर होगा तो आप देखो PB एंड PA दोनों की डायरेक्शन सेम है, दैट इज AP एंड BP दोनों की डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि P या तो इस वाले पार्ट में होगा या फिर ये जो लेफ्ट साइड पे जो मैं मार्क कर रहा हूं इस पार्ट में होगा। जब थीटा पाई होगा तो उस पर्टिकुलर केस में दोनों की डायरेक्शंस ऑपोजिट होनी चाहिए, किसकी, AP एंड BP की। तो अगर P यहां है तो AP की डायरेक्शन ये, P की डायरेक्शन ये, तो हाँ बिल्कुल सही। अगर थीटा पाई होगा देन वी विल हैव द सिचुएशन line segment between Z1 and Z2. Here, this is the region where P will lie. अगर थीटा पाई बाय 2 से छोटा होगा, इस बात को आप समझते हैं, थीटा पाई बाय 2 से छोटा होगा, फिर एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये पॉइंट है Z1, ये पॉइंट है, एक काम करता हूं मैं लोकेशन चेंज करता हूं, है ना, क्योंकि यहां पर मैं B लिखता हूं, मैं यहां A। अच्छा, एक और काम करते हैं, क्या ठीक है, ये A है, ये B, राइट। अब नेक्स्ट केस जो हमारा है वो ये है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज थीटा, एंड थीटा लाई बिटवीन 0 टू पाई बाय 2, थीटा लाई बिटवीन 0 टू पाई बाय 2। ओके, इस पर्टिकुलर केस में z पॉइंट हमें देखना है कि वो AB के ऊपर होगा या नीचे होगा, और थीटा क्या होना चाहिए, पाई बाय 2 से छोटा होना चाहिए, यानी कि मान लो हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, AP BP and this angle is theta. Okay, AP BP and this angle is theta. अब आप चेक करो कि एंटी क्लॉकवाइज फाइनल वेक्टर कौन सा है, AP फाइनल वेक्टर है, और यहां पर ये जो लिखा हुआ है ये AP माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ BP ही लिखा हुआ है, तो फाइनल वेक्टर AP है, यानी कि क्या ये रिप्रेजेंटेशन सही है, बिल्कुल सही है। थीटा अगर 90 से छोटा होगा, आपको ध्यान में होगा ना कि अगर थीटा 9, अगर ये सेमी सर्कल है तो थीटा 90 है, 90 से छोटा होगा यानी कि जो पॉइंट होगा वो आउटसाइड ऑफ सेमी सर्कल चल जाएगा, यानी कि इस पर्टिकुलर केस में जब थीटा अक्यूट एंगल होगा तो P point will represent arc of a circle and which is मेजर आर्क, आप चेक कर सकते हैं, जो जब थीटा अक्यूट होगा तो मेजर आर्क, जब थीटा ऑब्ट्यूस होगा तो माइनर आर्क, अक्यूट के केस में ऊपर वाली आर्क, ऑब्ट्यूस के केस में नीचे वाली आर्क। ठीक है, तो डायरेक्शन आपको अच्छे से समझनी है, और ये जो रिजल्ट्स हैं ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। एक बार बढ़िया ये होगा कि रटने की जगह आप समझ लो इसे, वेक्टर्स कैसे यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स में वो बात समझ लो, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी
वो रूट्स जो इस इक्वेशन के हैं जेड क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो के, मान लो इसके रूट्स वन अल्फा बीटा हैं, तो आप सारे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इसे सॉल्व करो तो हमारे पास तीन रूट्स आते हैं। वो रूट्स कौन कौन से हैं? एक तो वन, दूसरा माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाई टू, तीसरा माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू। अब एक बात ध्यान रखना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कॉम्बिनेशन है वन एंड रूट थ्री का, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कॉम्बिनेशन है वन एंड रूट थ्री का, तो उसे आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हर हालत में कन्वर्ट कर सकते हो। यूजुअली हम इन्हें ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये ना लिखा हो ना कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो आप नहीं ले सकते। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना। यूजुअली ऐसा होता है कि हम ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पोलर फॉर्म है दोनों की, और आप चेक कर सकते हो पोलर फॉर्म से, अगर हम फर्स्ट वाले रूट का स्क्वायर लें तो सेकंड रूट आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम ऐसा भी बोलते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, राइट। अगर मैं पूछूं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वो कौन से हैं? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो तीनों ही होंगे, बिकॉज वन इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर ना। कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट? इट इज सब सुपर सेट ऑफ रियल नंबर्स। लेकिन इमेजिनरी या फिर नॉन रियल रूट्स ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होंगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके फैक्टर्स अभी तक हम पढ़ते आए थे, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अब अगर ओमेगा है हमारे पास, तो हम तीनों लीनियर फैक्टर्स बना सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के भी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के भी, और ये भी, ये अच्छे से याद कर लें, ये बढ़िया से याद कर लें, राइट। वन प्लस ओमेगा पावर एन प्लस ओमेगा पावर टू एन, if n is multiple of 3, if n is multiple of 3, राइट, इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, फाइनल आंसर 3। बट इफ n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, देन फाइनल आंसर 0 होगा। और ये ध्यान रखना, ज्योमेट्रिकली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कॉन्स्टिट्यूट करता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कॉन्स्टिट्यूट करता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लाइज ऑन अ यूनिट सर्कल, cube roots of unity lies on a unit circle whose center is origin, right, whose center is origin, और ये cube roots of unity आ गई। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छे से एक बार दोबारा से देख लें वीडियो जहां पर कोई भी दिक्कत हो, और आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, लेट ए, आप देखो, लेट ए इज z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, z माइनस, यहाँ पर मॉडुलस का इन्वॉल्वमेंट है। किसका इन्वॉल्वमेंट है? मॉडुलस का इन्वॉल्वमेंट है। z माइनस वन प्लस आयोटा लेस देन इक्वल्स टू टू, वन लेस देन इक्वल्स टू z माइनस वन प्लस आयोटा लेस देन इक्वल्स टू। अब आपको याद होगा मॉड, इसका ये मतलब हुआ ऑल z, है ना, डिस्टेंस ऑफ ऑल z फ्रॉम पॉइंट 1,1। तो डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं हम, ठीक है। 1,1 मतलब हमारे पास ये और ये पॉइंट आ गया z। अब अगर आपसे पहले ये पूछा जाए कि इसका क्या मतलब हुआ, मॉड ऑफ z माइनस वन प्लस आयोटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो इसका ये मतलब हुआ वो सभी z जिनका डिस्टेंस 1,1 से 1 से बड़ा हो, यानी कि एक सर्कल का एक्सटीरियर पार्ट, एक सर्कल का एक्सटर्नल पार्ट। तो एक सर्कल का एक्सटर्नल पार्ट, पहले तो आप उस सर्कल को बनाओ। सर्कल कौन सा होगा? सर्कल होगा ये वाला जिसका रेडियस 1 है। सेकंड जो पार्ट है z माइनस वन प्लस आयोटा लेस देन इक्वल्स टू 2, इसका क्या मतलब हुआ? अगेन वन सर्कल हैविंग रेडियस 2, अगेन वन सर्कल हैविंग रेडियस 2, सेंटर इज सेम, सेंटर इज सेम मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो
रीजन बिटवीन दिस टू, यानी कि ये जो ग्रीन शेड मैं कर रहा हूं, दिस रीजन। आगे क्या बोला, बी एक दूसरा सेट है, ए सेट हम लोगों ने डिफाइन कर दिया और शेड कर दिया, बी एक दूसरा सेट है, वो सर्कल को, अच्छा एक और चीज, ए सेट में रीजन रिप्रेजेंट हो रहा है, बी सेट में एक सर्कल रिप्रेजेंट होगा, सिंपल सर्कल, एक में रीजन एक में सर्कल, यहाँ शेड हो रहा है रीजन, बी में ऐसा नहीं होगा। अब बी वाला जो केस है उसमें जो सेंटर है वो है 1,-1, 1,-1, आप देख सकते हैं 1,-1, क्योंकि ये 1,1 है, 1,-1 इसी के ऊपर आएगा, बिकॉज रेडियस ऑफ ग्रीन सर्कल इज 2, और इसका जो रेडियस है वो किसके बराबर है, इसका रेडियस है 1 के इक्वल, यानी कि हमारा जो डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, रीजन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, फिर भी ये पूरा रेड वाला पार्ट जो है ये पूरा कॉमन पार्ट है, तो इस रेड वाले पार्ट में कितने पॉइंट्स, कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी। इनफाइनाइटली मैनी का मतलब इसका आंसर होगा डी। तो डायग्रामेटिकली आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, फिर मॉडुलस। लेकिन यहां पर जो प्रीवियस क्वेश्चन था, इन दैट क्वेश्चन वन बोथ वर सर्कल, बट हियर one is interior part of circle, other we don't know. If we don't know, suppose we don't know equation of straight line, तो हम कह सकते हैं कि second equation we don't know whose equation is this, यानी कि हम अटक गए। तो क्या कहा था कि अगर लोकस वाली प्रॉब्लम में आप लोग अटक जाओ तो z को क्या पुट करना है, आप z को पुट करोगे x plus iota y, right? So put z is equals to x plus iota y and simplify. Put z is equals to x plus iota y and simplify. Okay, ये आ जाएगा x plus iota y 4 plus 3 iota x minus iota y 4 minus 3 iota less than equals to 24. Simplify this. ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके you will get 4x right, 4x minus 3y, in fact you will get 8x, but 2 will be common and this is what you will get. अब अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें हैंडल करनी नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, z को x प्लस आयोटा y माने तो आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। नाउ वी हैव टू लोकस, वन इज सर्कल अदर इज स्ट्रेट लाइन। व्हाट दे वांट टू आस्क, इफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज द पॉइंट इन S which is closest to 4 iota. ओके, ये जो दो डायग्राम्स हैं इनका कॉमन सेक्शन हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले तो। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज, आप डायग्राम बनाएंगे, फर्स्ट वन इज अ सर्कल, फर्स्ट वन इज अ सर्कल, राइट, whose center is 3,0, whose center is 3,0, 1 2 3, radius is 1, radius is 1, radius is 1, so this is the circle. All right, second one, straight line, 4x minus 3y less than equals to 12. okay, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसे अगर हम ड्रॉ करें, when y is 0 x is 3, y is 0 x is 3, when x is 0 y is minus 4, y is minus 4, 1 2 3 4, राइट, तो ये हो जाएगा आपका, ये बन गया। ओके, नाउ विच फॉर सर्कल inside the region, because less than equals to 1. For straight line, how we have to check, you know, take origin, put origin in this equation, it is satisfying, it means region towards circle, origin will be our favorable region, तो हमारे पास ये वाला रीजन आ गया। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं वो, अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज द पॉइंट इन S which is closest to 4 iota. 4 iota means
1 2 3 4 0,4. All right, alpha comma is the point in S which is closest. Now check which point is closest. Now check which point is closest. आप लोगों ने AOD में सीखा है how to calculate minimum distance of a point from a circle. आप देख सकते हो कि closest point अगर हमें चाहिए तो वो along normal ही होगा. अगर वो along normal होगा तो जो line मैंने draw की है blue line, that will give us minimum value. और minimum value क्या होगी? Suppose 0,4 is point A, this point B, center हमें पता है, AB is the minimum value and AB you can calculate easily. AB is equals to AC minus radius of circle, that is equals to 1. ठीक है, तो AC आप कैलकुलेट कर लो. C पॉइंट हमें पता है, इट इज 3,0. नाउ यू कैन कैलकुलेट. तो ऐसे अगर ज्योमेट्रिकली you know how to use complex number, you can do the questions easily. So next, good, again similar type. और सर्कल तो हर जगह यूज हो रहा है ऑलमोस्ट. फर्स्ट इक्वेशन इज z minus 4 plus 3 iota equals to 2. सेकेंड इक्वेशन mod of z plus mod of z minus 4 equals to 6. टू इक्वेशंस. अब याद करो ये दोनों इक्वेशंस किसकी थी? इसका क्या मतलब हुआ? ऑल z डिस्टेंस फ्रॉम 4,3 equals to 2. This is circle. Second is distance from sum of distances is equals to 6. Sum of distances is equals to 6. ये किसकी डेफिनेशन है? ये इलिप्स की डेफिनेशन है. तो आओ देखते हैं. अब suppose z point is P, right? तो origin z, mod z means distance of P from origin. Second point I am taking A as 4,0. Meaning of this, P is a point whose distance from 0, sum of distance from 0 and 4, 1 2 3 4 is equals to 6. तो आपको कहा था, इसका मतलब यह हुआ कि origin and 4,0, these 2 points are the foci. ओके, और ये एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा. तो ये ड्रॉ कर दो इलिप्स आप. राइट, क्योंकि PA प्लस PB 6 गिवन है. इसका मतलब ये होगा कि P पॉइंट हर हालत में 5,0 और -1,0 से पास करेगा. सेकंड जो फिगर गिवन है वो है सर्कल whose center is 4,3, राइट, एंड रेडियस इज 2. अब यहां एक कंफ्यूजन हो सकता है. देखो, सबसे पहले आप चेक करो, जो ये सर्कल होगा इसका लीस्ट पॉइंट कहां पर होगा? 4,2 है ना, सेंटर इज 4,3. तो लीस्ट पॉइंट कहां होगा? लीस्ट पॉइंट होगा 4,1 पे. और सर्कल ऐसा बनेगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो लीस्ट पॉइंट होगा सर्कल का वो होगा 4,1. हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं. तो अभी तक मैंने डायग्राम तो बना लिया, उसमें दिख रहे हैं 2 पॉइंट्स हैं, लेकिन ऐसा हो ये जरूरी नहीं है. कैसे चेक करेंगे हम? 4,3 इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ सर्कल. अब चेक करो, इज दिस पॉइंट लाइज इनसाइड द इलिप्स और आउटसाइड द इलिप्स? वो कैसे होगा? वी हैव टू चेक पॉइंट 4,3, यानी कि जो नंबर है 4,3 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 4 प्लस आयोटा. नाउ चेक दिस नंबर इन इक्वेशन ऑफ इलिप्स. 4 प्लस आयोटा प्लस mod iota. Okay, this is less than 6. 4 plus iota, mod of 4 plus iota plus iota. Mod of 4 plus iota का मतलब क्या हुआ? √17 plus 1, that is less than 6. This implies lowest point of circle will lie inside the ellipse. Therefore, there must be 2 points of intersection. यानी कि आंसर हमारा आने वाला है C. ठीक है, तो ऐसे आप इस टाइप से आप ज्योमेट्री का यूज कर सकते हैं. ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी ज्योमेट्री यूज हो रही है, आप चेक कर सकते हैं। The number of elements in the set Z A plus iota B belongs to C. A B are integers. Z means integers. 1 less than Z minus 3 plus 2 iota less than 4. It means here we have to take two concentric circles. We have to take two concentric circles और चेक करना है कि कितने पॉइंट्स इन दोनों के बीच में आएंगे, यानी कि काउंटिंग ही करनी होगी। और एक्सन मतलब z की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आपको याद होगा लोकस के लिए आप z को क्या लिख देंगे, x प्लस आयोटा वाई। जब आप z को x प्लस आयोटा वाई लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर 1 लेस देन x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर लेस देन 4, बिकॉज मॉडुलस रूट हटाकर ये स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप वैल्यूज चेक करें, एक्स एंड वाई की वो वैल्यूज फाइंड करें जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। जैसे एक वैल्यू अगर हम चेक करते हैं तो प्लस माइनस 1, अगर जैसे एक्स कुछ भी लें आप, अच्छा 2 मिनट, एक्स को आप 1 लें, वाई को आप 1 लें, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। 1 को फिक्स करके y को -1 लेकर देखो, वो भी सेटिस्फाई हो रही है। अब y को 1 लेके x को -1 लेकर देखो, राइट। ऐसे आप चेक करो और फाइंड करो टोटल पॉसिबल कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, एक बार चेक करना और चेक करना कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं, 40 आंसर आ रहा है या नहीं, वो एक बार चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, z फिर से हमारे पास ऑलमोस्ट वही चीज, z माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 1, और जो सेकंड इक्वेशन है उसे आप ध्यान से देखें। वैसे तो वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, लेकिन मैं अज्यूम कर लेता हूं कि हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यूज नहीं करना चाह रहे। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिप्लेस z विद x प्लस आयोटा y। when you will replace z with x plus iota y, you will get a new equation, you will get equation of line, and that equation will be x minus y less than equals to 1. तो स्ट्रेट लाइन हमें पता चल गई। z minus 2 less than equals to 1, this is a circle. अब इसका हम बनाएंगे डायग्राम, ये y एक्सिस बना लिया, ये x एक्सिस बना लिया। डायग्राम में सेंटर ऑफ सर्कल जो है वो है 2,0, ठीक है, 2,0 1 2 and radius is 1, तो circle will be like this, next straight line हमें दिख रही है, straight line is x minus y less than equals to 1, ओरिजिन पुट करेंगे तो सेटिस्फाई हो रहा है। जब y 0 होगा तो x की वैल्यू, अच्छा एक और चीज, सेंटर हमें पता है सर्कल का, दैट इज 2,0, it means this point is 1,0 and this point is 3,0. all right, straight line जब ड्रॉ करेंगे, when y is 0 x is 1, when y is 0 x is 1, when x is 0 y is -1, it means y is -1, ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई, राइट। after this what we have to find, z minus 4 iota, z is a point which belongs to the set S, okay, यानी कि कॉमन पॉइंट, इन दोनों का कॉमन पॉइंट। सर्कल वाले केस में इनसाइड सेक्शन रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन वाले केस में ओरिजिन चेक करो, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, ओरिजिन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि स्ट्रेट लाइन वाले केस में इस डायरेक्शन में ओरिजिन वाली डायरेक्शन वाला रीजन सेटिस्फाई काउंट हो रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमें पता है 1,0, इस पॉइंट को नाम दे दो ए पॉइंट, इस पॉइंट को आप नाम दे सकते हैं पॉइंट बी। कौन सा सेक्शन आया, ये सेक्शन जो मैंने शेड किया। डिस्टेंस ऑफ 4 iota means 0,4. this point, let this point be point P, 0,4. distance of this point attains minimum and maximum values respectively at z1 belongs to S, ठीक है, S is shaded region
S में एक पॉइंट है Z1 which is giving us minimum distance, minimum value of Z minus 4 iota. दूसरा पॉइंट है Z2 giving us maximum value of mod of Z minus 4 iota. ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स हमें कैलकुलेट करने हैं. अब सुनो, आप सबसे पहले फाइंड करो A पॉइंट, PA डिस्टेंस. आप फाइंड कर सकते हैं B पॉइंट एज वेल. ठीक है, अब आप फाइंड करो B पॉइंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है हमें सर्कल की भी इक्वेशन पता है, तो बी पॉइंट भी आ जाएगा. तीसरा जो डिस्टेंस है मिनिमम, वो कहां से आएगा? जैसा इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया भी था. ये जो पॉइंट है डी, ये वाला पॉइंट हमें मिनिमम डिस्टेंस दे सकता है. जो डी पॉइंट है हमें मिनिमम डिस्टेंस दे सकता है. तो A point 1,0, B point, how you will calculate B point? By solving equation x minus 2 whole square plus y square is equals to 1 and x minus y equals to 1. From these two equations you will get B point. ये 2,1 आ जाएगा. To calculate D point, you can use parametric form of straight line. बिकॉज C पॉइंट हमें पता है, D पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 2 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू y माइनस 0 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल्स टू 1. कॉस थीटा क्या होगा? स्लोप ऑफ PC से हम कॉस थीटा फाइंड कर सकते हैं. स्लोप ऑफ PC is tan theta which is equals to 4 अपॉन माइनस 2 दैट इज माइनस 2. तो यहां से हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव ऑफ, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव ऑफ 1/√5 और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, 2/√5. तो ये दोनों वैल्यूज cos थीटा एंड साइन थीटा, दोनों वैल्यूज आप इस इक्वेशन में फाइंड करें तो आपके पास x एंड y आ जाएगा. x एंड y विल बी पॉइंट D. x एंड y विल बी पॉइंट D. तो आप D पॉइंट कैलकुलेट करें और जो भी वो पूछते हैं वो वाली वैल्यू कैलकुलेट करके आंसर फाइंड करें. ठीक है, तो फिर से एक बार ज्योमेट्री. ओके, फिर से एक बार ज्योमेट्री. अब आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं. आंसर इसका 26 आएगा. एक बार चेक कर लें आप. नेक्स्ट क्वेश्चन. The least value of mod of z, z is complex number which satisfy the inequality x exponential of this whole expression greater than equals to log root 2 5√7 plus 9 iota. ठंडे दिमाग से सोल्व करें इस क्वेश्चन को, क्योंकि एक्सप्रेशन बड़ा है तो मिस्टेक हो सकती है. टफ नहीं है. एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस expression means they are saying e power this whole expression. तो थोड़ा टाइम बचा लेते हैं हम. this expression will go in power of 2. so we can say e power log and 2 power this whole expression. I am not writing that expression. जब जरूरत पड़ेगी मैं लिख लूंगा. is greater than equals to, you can check right hand side, is log root 2 mod of 5√7 plus 9 iota, that is 81 plus 25 into 7. तो ये आ जाएगा 81 plus 175 which is 256. so this is 16. okay, now you know the property e power log to the base e. it means now we have 2 power, mod of z plus 3, mod of z minus 1 upon mod of z plus 1 is greater than equals to, what is this value? This value is 8. 8 is 2 cube. 2 power n, 2 power x is an increasing function, so directly we can say mod of z plus 3 mod of z minus 1
mod of z plus 1 is greater than equals to 3. This is what we are getting, right? Now solve it. Mod of z plus mod of z square plus 2 mod of z, we are multiplying, right? Minus 3 greater than equals to 3 mod of z plus 3. तो mod of z whole square minus mod of z minus 6 greater than equals 0. इसे आप सिंप्लीफाई करें, इसके फैक्टर्स बना लें. इसके फैक्टर्स जब आप बनाएंगे तो कैलकुलेशंस आप देख लें एक बार. सही है. तो mod of z स्क्वायर minus 3 mod of z plus 2 mod of z minus 6 greater than equals to 6. तो mod of z minus 3 and mod of z plus 2. This expression is always positive. You can say mod of z is greater than equals to 3, right? तो आंसर आपको ऑप्शन अगर दी है, what they are saying, least value. Okay, if mod of z greater than equals to 3, so least value will be 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो, अगले क्वेश्चन में सबसे पहले यू हैव टू ऑब्जर्व न्यूमिरेटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड रूट 3. न्यूमिरेटर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड रूट 3, और लेक्चर में पीछे बताया है ना मैंने, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड रूट 3 मीन्स वी कैन कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ ओमेगा. ठीक है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 1 माइनस आयोटा होल पावर 24 है ना, ये हमेशा जब भी पावर बड़ी हो, राइट, जब भी पावर बड़ी हो सीधा बाइनोमियल या इस टाइप की चीजें ना लगाएं, हमेशा स्क्वायर चेक कर लें कि उसका स्क्वायर क्या आता है. तो इस पर्टिकुलर केस में पहले मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं. इन दिस सिचुएशन आई सेड यू एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड रूट 3 यू कैन कन्वर्ट इन ओमेगा. उसके लिए हमें 2 चाहिए, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 पावर 21 कर दिया. अब ये क्या बन गया, 2 पावर 21 एंड दिस इज ओमेगा पावर 21. ठीक है, ओमेगा पावर 21. आप चेक कर सकते हैं सेकंड जो एक्सप्रेशन है 1 प्लस आयोटा रूट 31 पावर 21, इसे हम लिख सकते हैं 2 पावर 21 और अंदर वाला एक्सप्रेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 21. राइट, क्लियर है ये. और ओमेगा 21 कितना होगा, वो तो 1 के इक्वल है, तो ये 2 पावर 21 आ गया. और ये वाला सेक्शन कितना होगा, माइनस फिर दोबारा से 1, ये माइनस 2 पावर 21 आ गया. डिनोमिनेटर चेक करते हैं, 1 माइनस आयोटा पावर 24. क्या बोला है मैंने, पहले आप एक बार स्क्वायर चेक कर लो. स्क्वायर चेक करोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा होल पावर 12. 1 1 कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पावर 12 आयोटा पावर 12, दैट इज 2 पावर 12. सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट 1 प्लस आयोटा. तो सारी जितनी भी टर्म्स थी वो इजिली सॉल्वेबल हैं, इजिली हम उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इजिली सिंप्लीफाई हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया. तो जब भी बड़ी पावर, देखो ये वाला क्वेश्चन या प्रीवियस क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस में एक्सप्रेशंस बड़े थे लेकिन क्वेश्चंस इजी थे. ठीक है, तो आपको थोड़ा काम माइंड से सॉल्व करने, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन. नेक्स्ट, 162th पावर, फिर से उसी टाइप की चीज, 162th पावर कंफ्यूज करने के लिए और कुछ नहीं है. इक्वेशन दी हुई है ना क्यूबिक, क्यूबिक को सॉल्व करने का कौन सा मेथड हमारे सिलेबस में है, हिट एंड ट्रायल, राइट. तो चेक करो क्या 1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, -1, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कांस्टेंट का फैक्टर, अगर इसका रूट हमें चेक करना है तो कांस्टेंट के फैक्टर सबसे पहले चेक करेंगे, और 1 का फैक्टर +1 है या -1 है. ठीक है, तो आप चेक करो कोई सेटिस्फाई हो रहा है क्या, कोई सेटिस्फाई हो रहा है, यस. कौन सा, 1. ठीक है, तो 1 सेटिस्फाई हो रहा है, तो 1 से आप डिवाइड, x - 1 से आप इसे डिवाइड कर ले, -2 2 -1 आप चेक कर लें, डिवाइड करके आपके पास आने वाला है x - 1 इंटू x² - x + 1. ये डिवाइड करके आ जाएगा x - 1. अब x² - x क्या पूछा है, 162th पावर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, 162th पावर ऑफ रूट्स ऑफ
इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स, इट शुड बी पावर ऑफ, अच्छा सम ऑफ 1/62 पावर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी कि एक तो हमारे पास आ गया, दैट इज 1, प्लस सेकेंड रूट पावर 1/62, थर्ड रूट पावर 1/62। सेकेंड और थर्ड रूट कहां से आएंगे, यहां से, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √3 b² - 4ac अपॉन 2। अब ध्यान से देखो, दिस इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो नेक्स्ट जो रूट आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस ओमेगा। आप पुट कर दें ओमेगा, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर इन दिस इक्वेशन, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस क्वेश्चन इज जेई एडवांस क्वेश्चन। कब आया था, आपको बड़ी खुशी होगी ये क्वेश्चन देख के जब आप सोल्व करोगे। ये 2022 पेपर 1, 2022 पेपर 1 यानी कि लेटेस्ट। क्या कहा है, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट, यानी कि z इज कॉम्प्लेक्स विच इज नॉट प्योरली रियल इफ दिस एक्सप्रेशन इज रियल नंबर। अब बात हो रही है, ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम कोई भी नाम दे देते हैं। लेट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर बी अल्फा या फिर ओमेगा। ओके, टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर। आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, मतलब कॉन्स्टेंट्स ऑलमोस्ट सेम है, तो आप सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, न्यूमिरेटर में डिनोमिनेटर क्रिएट कर दो, न्यूमिरेटर में डिनोमिनेटर क्रिएट कर दो और यहां लिख दो 6z अपॉन 2 - 3z प्लस 4z स्क्वेयर, यहां भी अपॉन 2 - 3z प्लस 4z स्क्वेयर, ये 1 आ गया। z से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस 6 अपॉन 2/z प्लस 2z, राइट, 2/z प्लस 4z -3। तो W जो एक नंबर है वो आ गया हमारे पास 6/2 कॉमन 1/z प्लस 2z -3। इन क्वेश्चन इट इज गिवन दिस इज प्योरली रियल। अगर ये प्योरली रियल है, अगर ये प्योरली रियल है, ओके, दिस इज प्योरली रियल। अगर ये प्योरली रियल है मींस दिस इज ओनली पॉसिबल, प्योरली रियल का मतलब 2z प्लस 1/z जो है वो प्योरली रियल होना चाहिए। अगर 2z प्लस 1/z प्योरली रियल है, इसका यह मतलब हुआ कि 2z प्लस 1/z अपने कॉन्जुगेट के इक्वल होगा, अपने कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। ओके, तो आप सिंप्लीफाई करें, कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। आप इन दोनों को साथ लेकर आए, इन दोनों को साथ लाएं, 2z - z कॉन्जुगेट प्लस नहीं माइनस z - z कॉन्जुगेट अपॉन z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 0। यहां से हमारे पास z - z कॉन्जुगेट एक फैक्टर आया और दूसरा फैक्टर 2 - 1 अपॉन z कॉन्जुगेट। याद करो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ z स्क्वायर इक्वल्स टू 0। z कॉन्जुगेट के इक्वल नहीं हो सकता, ऐसा क्यों, बिकॉज z इज नॉट अ प्योरली रियल, इट इज गिवन दैट इमेजिनरी पार्ट इज नॉट 0। ओके, तो ये 0 नहीं हो सकता, तो कौन 0 है, 2 - 1 अपॉन मॉड z स्क्वायर 0 है। यहां से हमारे पास रिजल्ट आ गया कि मॉड ऑफ z स्क्वायर की वैल्यू 1/2 है। अब देखो, सिंपल कैलकुलेशंस और कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी जेई का क्वेश्चन है 2019। ऑलराइट, जेई का क्वेश्चन है 2020, सॉरी आई थिंक 2020 पेपर 2 का। अब देखो, फॉर अ कॉम्प्लेक्स, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन, मान लो ये एग्जाम में आया तो कैसे हम स्टार्ट करेंगे। फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, रियल z डिनोट रियल पार्ट, ये तो बस इंफॉर्मेशन है। एस बी सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग दिस, एक इक्वेशन दे दी ना, तो ये इक्वेशन हमें स्ट्रेट लाइन की लग रही है ना ही सर्कल की लग रही है,
ना ही इलिप्स की, पता नहीं कौन सी इक्वेशन दे दी। चल ठीक है, देखते हैं। देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन z माइनस, ये डिस्टेंस की बात हो रही है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस और पूछ रहे हैं। z1 z2 क्या है, बिलोंग्स टू s, s क्या था, s बी सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यानी कि z1 एंड z2 दो ऐसे नंबर्स हैं जो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और कंडीशन क्या है z1 z2 की, एक का रियल पार्ट पॉजिटिव है और दूसरे का नेगेटिव है। अब देखो, हमें नहीं पता 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हाँ हमें एक बात पता है, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन कभी भी आ जाए, कहीं भी आ जाए कॉम्प्लेक्स में, तो हमें स्टार्ट करना है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा y लेकर। लेकिन उससे पहले आप चेक करो, ये z पावर 4 है, मोड ऑफ z पावर 4 याद करो, मैंने बोला था आपको कहीं भी मोड ऑफ z आ जाए तो उसे क्या लिखना है, रूट z z कॉन्जुगेट, याद आया। अब मोड ऑफ z स्क्वायर को आप लिख सकते हो z z कॉन्जुगेट होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आयोटा z स्क्वायर। फायदा क्या मिला इससे, z स्क्वायर जो है वो 0 आ गया, z स्क्वायर 0 आ गया, और z स्क्वायर 0 आ गया। जस्ट ए मिनट, ठीक है, z स्क्वायर 0 आ गया, और क्योंकि z स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी वी हैव z स्क्वायर प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आयोटा। अब ये दोनों एक दूसरे, अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, z को रिप्लेस कर दो x प्लस आयोटा y से, तो ये आएगा x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर प्लस x माइनस आयोटा y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आयोटा, इज इक्वल्स टू 4 आयोटा। जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन में यहां माइनस दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है। when you will simplify this expression, x square cancel, y square cancel, you will get 4 iota xy is equals to 4 iota। so xy equals to 4। तो हमें शुरू में लग रहा था कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, नहीं, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने जो चीजें सीखी हैं, जैसे ही वो अप्लाई किया, क्वेश्चन इजी हो गया। नाउ xy equals to 4, xy equals to 4 is rectangular hyperbola with asymptotes x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो ये हाइपरबोला हमारे पास है। इसका सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम, सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे, टच नहीं होना चाहिए, मेरा टच हो गया है, तो ये देखो। इसके बाद आगे इन्होंने कहा है कि जो z1 होगा, z1 जो होगा वो उसका रियल पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि z1 यहां लाई करेगा, z2 जो होगा उसका रियल पार्ट नेगेटिव, यानी कि यहां लाई करेगा। हमें चाहिए मिनिमम डिस्टेंस, राइट, हमें चाहिए मिनिमम डिस्टेंस। आप देखो, कैन वी से दैट these two diagrams are symmetric about y equals to minus x? Yes, we can say। तो अगर आपको मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो आप y इक्वल्स टू माइनस एक्स से मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट कर दें, लेकिन ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स से मिनिमम डिस्टेंस फाइंड कर लें। तो हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट पे जो स्लोप है, जिस पॉइंट पे जो स्लोप है टेंजेंट का वो -1 हो। तो मान लेते हैं ये पॉइंट x1 कोमा y1 है, स्लोप -1, एज वी नो y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x। स्लोप -1 का मतलब ये हुआ -1 अपॉन x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, यानी कि x1 की दो वैल्यूज आ गई प्लस -1। अब ये वाला कॉन्सेप्ट हमने मैक्सिमा मिनिमा में किया हुआ है, राइट, कि हमारे पास दो फिगर्स हैं और एक लाइन के अबाउट सिमेट्रिक हैं, तो उस लाइन से मिनिमम डिस्टेंस फाइंड कर लो, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो x1 की वैल्यू आ गई प्लस -1, हमें +1 लेनी है, y की वैल्यू 1। नाउ फाइंड डिस्टेंस ऑफ 1,1 फ्रॉम दिस लाइन। तो ये कितना आ जाएगा, 1/√2, एंड आवर डिस्टेंस विल बी डबल ऑफ दिस। आवर डिस्टेंस विल बी, अच्छा ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1,1 1 + 1 अपॉन √2, राइट। तो हमारा जो डिस्टेंस होगा
ओके, तो पॉइंट डिस्टेंस अभी नहीं कैलकुलेट करना, पॉइंट हमारे पास आ गया 1,1। दूसरा पॉइंट क्या होगा बाय सिमेट्री, वी कैन से सेकंड पॉइंट इज -1, -1। तो जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स का, ए बी का, वो उसका स्क्वायर हमें फाइंड करना है, बिकॉज ए इज Z1, बी इज Z2 एंड वी वांट टू फाइंड Z1 - Z2, वी वांट टू फाइंड Z1 mod of Z1 - Z2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों का डिस्टेंस जो होगा वो आ जाएगा 2² + 2² होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 8। तो देखो इजिली सोल्व हो गया ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन केम इन 2020 इन पेपर 1। तो क्वेश्चन ये है कि लेट S be set of all complex numbers z satisfying z² + z + 1 = 1, then which of the following statement is true? ओके, सबसे पहले देखो याद करो कि मोड कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1, मोड कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू 1। आप लोगों को क्या बताया था कि विच कॉन्सेप्ट वी शुड यूज, विच फॉर्म वी शुड यूज। फॉर्म ये थी कि इन दिस सिचुएशन यू शुड टेक कॉम्प्लेक्स नंबर एज ई आयोटा। जैसे ही आप ई आयोटा लेंगे इसे, आपके पास तो एक क्वाड्रेटिक बन गई जिसे आप इजिली सोल्व कर सकते हो। तो ये हम लोगों ने क्वाड्रेटिक बनाई और इसे हम सोल्व करेंगे। z की वैल्यू आ जाएगी -b + -b² -4ac तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी अपॉन 2। तो z की वैल्यू हमें एक तो z+½ क्रिएट करना है, z+½ इजिली क्रिएट हो रहा है, तो सबसे पहले तो आप z+½ ही क्रिएट कर लें और मॉडुलस लें। मॉडुलस अगर आप लोगे जो एक्सप्रेशन इनसाइड है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 cos थीटा, ई आयोटा थीटा को मैं लिख रहा हूं cos थीटा + आयोटा sin थीटा, 4 cos थीटा -3 होल स्क्वायर प्लस 4 sin थीटा होल स्क्वायर। तो z+½ इज इक्वल्स टू ये 16, ठीक है, क्योंकि 4² sin² + 4² cos² 16 माइनस +9 -24 cos थीटा। ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम लिख सकते हैं, दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हमेशा 25 में से मैक्सिमम वैल्यू माइनस कर दो, उससे हमेशा बड़ा ही होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, therefore and upon 2 was there, upon 2 was there, upon 2। तो यहां से हमें आंसर मिल गया C। ठीक है, C आ गया। अब आप इस वाले एक्सप्रेशन को लो, क्योंकि हम ग्रेटर देन प्रूव कर चुके हैं, हम ये कह सकते हैं कि mod of z+½ is less than √16 is less than √16। ओके, एक और चीज ध्यान रखना, यहां पर 4th रूट आएगा। वाई 4th रूट? एक रूट ऑलरेडी था, उसके बाद हम लोगों ने मॉडुलस लिया एक रूट उसका, तो ये 4th रूट है, दिस इज 4th रूट। तो 16 + 9 + 24 अपॉन 2, यानी कि लेस देन, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू √7/2। ठीक है, अब mod of z+1, mod of z+1/2, this is greater than mod of z -½ right, less than this, and this one is less than equals to, this one is less than equals to √7/2। इन दोनों को आप क्लब कर लें साथ में। ठीक है, इन दोनों को आप क्लब कर सकते हैं साथ में। इन दोनों को जब आप क्लब करेंगे तो आपके पास एक और चीज, ये पॉजिटिव है, क्यों? बिकॉज ओके नहीं है पॉजिटिव। इन दोनों को क्लब करें, इन दोनों को क्लब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा √7/2 mod of z -½ इज √7/2। अब ये जो दो टर्म्स हैं, इन्हें जब आप क्लब करेंगे तो mod of z आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू √7/2 + ½ √7 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर आपको याद हो तो ये 2.6 के आसपास आती है। √7 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.6 के आसपास आती है। इसका ये मतलब हुआ
कि mod of z is less than equals to 1.3 plus half, right? So can we say that this is less than equals to, can we say that this is less than equals to 2? Yes, we can say. तो इसका ये मतलब हुआ कि इसका बी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब चेक करना है, अगर सी चेक करेक्ट है तो ए करेक्ट नहीं हो सकता, डी हमें चेक करना है। डी कैसे चेक कर सकते हैं? देखो जेड स्क्वायर माइनस प्लस जेड भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मान लो वो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड डैश है, जेड डैश प्लस 1 इक्वल्स टू 1। अब बताओ जेड डैश की कितनी वैल्यूज होंगी? ये तो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, तो जेड डैश की कितनी वैल्यूज होंगी? जेड डैश की कितनी वैल्यूज होंगी? इनफाइनाइटली मैनी। तो z डैश की अगर इनफाइनाइटली वैल्यूज हैं तो z हर हर एक वैल्यू, हर z डैश की एक वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग z की वैल्यूज भी होंगी, यानी कि ये 4 एलिमेंट्स तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इट मींस डी ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन। दिस ऑल्सो आस्क्ड इन जेई एडवांस इन 2007, and this question they can ask in mains also. It is not very tough. सबसे पहले आपको क्या करना है? A man walks a distance 3 units from origin towards northeast. मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ, ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट। A man walks 3 unit distance from origin towards northeast. ये हमारे पास 3 यूनिट्स आ गया, यहां पर आदमी पहुंच गया, राइट? एंड एंगल वी नो दैट इज पाई बाय 4. From there he walks a distance of 4 units towards the northwest. Northwest will be this direction. And how much? AB, distance of AB is 4. ठीक है, this is origin towards the northwest direction to reach point P. This is point P. Then ठीक है, then the position of point P in argent plane, we want to find position of point P. इसे आप Z मान लो। हमें ये एंगल पता है कि 90 डिग्री है। अब आपको बताया था कि कभी भी एंगल पता चल जाए इसका मतलब दिस इज एप्लीकेशन ऑफ कॉनिज मेथड या रोटेशन थ्योरम। डायरेक्शन मैंने मार्क कर दी है। एंटी क्लॉकवाइज अगर आप देखें तो AO इज द फाइनल वेक्टर। सो AO वेक्टर इज इक्वल्स टू AP cap E iota pi by 2, that is iota. What is AO, right? AO AP. AO is position vector of O minus position vector of A. What is A point? A point is magnitude of is 3 and argument is pi by 4. तो AO की वैल्यू आ जाएगी पोजिशन वेक्टर ऑफ O माइनस position vector of O minus position vector of A, that is 3 into E iota pi by 4 upon its magnitude, that is 3, is equals to AP. AP means Z minus A, E 3 into E iota pi by 4 upon magnitude of AP, that is 4 into iota. अब आप इसे सिंप्लीफाई करें, Z की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आप लोगों ने सभी चीजें अच्छे से समझी होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।